दोस्तों, तो आज जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का बहुत सारा पक्ष देखेंगे। सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि जो है कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत जो है आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं हम। आगे हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सभी इम्पोर्टेंट सूत्र को और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सुनना और समझना हम लोग शुरू करते हैं। हम वीडियो में हैं, मरे नहीं हैं। ठीक है, बाद में हमको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, चुपचाप रहिएगा। सबसे पहले तो आप निर्देशांक ज्यामिति को जानिए कि निर्देशांक ज्यामिति में किन किन बातों के बारे में चर्चा करना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पक्ष जो है वो है दूरी निकालना, एक रेखा के बीच किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करना, या ऐसे ही अन्य प्रकार के कुछ इसमें जो है टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले हम ये बताता है कि किसी भी कार्तीय अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को, अगर मान लीजिए ये है y अक्ष, ये है y डैश अक्ष, ये है x अक्ष, ये है x डैश अक्ष, तो ये तो हो गया धनात्मक वाला, ये हो गया धनात्मक। ठीक है, ये हो गया धनात्मक, यानी कि 1 2 3 4 5। उसी तरीके से y में ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ये हो गया ऋणात्मक, -1 -2। उसी प्रकार से ये भी हो गया ऋणात्मक, -1 -2 -3। हर एक अक्ष का दो दीवार मिलेगा आपको, जैसे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो मिडिल पॉइंट है हम उसे कहते हैं मध्य बिंदु। हम उसे क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु का जो आपको निर्देशांक जो मिलेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक वो मिलेगा 0 और 0। अब निर्देशांक क्या है तो सुनिए। अब निर्देशांक क्या है तो ध्यान से देखिए। किसी भी बिंदु की स्थिति जहाँ भी है, किसी भी बिंदु की स्थिति जहाँ भी है, हम उस बिंदु की स्थिति जहाँ पर वो मौजूद है उसे कहेंगे निर्देश अंक। निर्देश अंक, निर्देश वाले अंक यानी निर्देशांक। जैसे ये बिंदु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थित है, तो इसका जो बिंदु का जो निर्देश अंक होगा वो होगा इधर से 2 और 1 2 3 4 और इधर से 4। तो इस बिंदु का निर्देश अंक जो हो गया 2 और 4 हो गया। इस 2 और 4 से क्या तात्पर्य है? इस 2 और 4 से ये तात्पर्य है कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x में ये 2 पर है, y में ये 4 पर है। तो अब हम ये तो जान गए कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है वो 2 अक्षों से तय होता है, वो 2 अक्षों से तय होता है। अब हम देखेंगे कि निर्देशांक को निरूपित करने के लिए वो कौन सा स्वरूप है। तो निर्देशांक जब भी सूचित होगा तो x और y के रूप में, जब भी सूचित होगा तो x और y के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्देशांक ज्यामिति में हमें जो मुख्य जो बिंदुओं पर जो ध्यान देना है वह है दूरी सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार के कई सारे जो है
महत्वपूर्ण पक्षों को हम लोगों को जानना है। तो अभी हम धीरे धीरे पहुँचेंगे, सुनिएगा। अब यही वाला बिंदु जब इस साइड आता है, यही वाला बिंदु जब इस साइड आता है तो इसका निर्देशांक चेंज हो जाता है और उसका निर्देशांक अब हो जाता है -2 और 4। तो आखिर ऐसा क्यों? वही बिंदु था, बस उधर से इधर आ गया। तो ये हुआ चिन्ह परिपाटी के चलते। किसके चलते? चिन्ह परिपाटी के चलते। चिन्ह परिपाटी क्या है? तो अगर कोई भी बिंदु चतुर्थांश 1 में, यानी पहले चतुर्थांश में स्थित होगा तो उसका निर्देशांक प्लस और प्लस होगा। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप पहले चतुर्थांश में आपने इस बिंदु को देखा तो इधर से x दीवार और वो भी इसको दे रहा है प्लस, इधर से y दीवार और ये भी दे रहा है प्लस, तो ये दोनों मिलके हो गया प्लस और प्लस। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे चतुर्थांश 2 में। इधर से ई दे रहा है माइनस और इधर से ई दे रहा है प्लस, तो जो तृतीय जो चतुर्थांश होगा, द्वितीय जो चतुर्थांश होगा उसका निर्देशांक होगा माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में जब हम आते हैं तो x वाला इधर झोंक देता है माइनस को दे देता है और y वाला भी इधर झोंक देता है माइनस को। तो इस स्थिति में तृतीय जो चतुर्थांश है उसका जो निर्देशांक है वो माइनस माइनस होगा। उसी प्रकार से चौथे में जब आप देखेंगे तो x वाला इधर से झोंक देता है प्लस और इधर से ई झोंक देता है माइनस, तो उस कंडीशन में ये हो जाता है प्लस और माइनस। तो आप कहेंगे ये दोनों तो सेम है, सेम नहीं है। अभी हम बोले हैं कि जब भी किसी निर्देशांक को हम निरूपित करेंगे तो पहले x के रूप में फिर y के रूप में, पहले निर्देशांक अंकों में पहले x वाले अंक को डिनोट करेंगे फिर उसके बाद जो है y वाले को। तो इस प्रकार से जब भी निर्देशांक जो लिखाएगा वो पहले x फिर y के रूप में लिखाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले x का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव वाला है और माइनस जो है y का है, तो पहले x वाला लिखाएगा उसके बाद y वाला माइनस वाला लिखाएगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान गए। अब जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु पर x अक्ष का मान होता है 0। अरे मूल बिंदु जहाँ पर है वहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। ये समझ गए? अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। मान लीजिए अगर आपसे कोई अगर पूछ दिया कि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो सिंपल सी बात है कि ये बिंदु यहाँ कहीं स्थित होगा या इधर कहीं स्थित होगा, लेकिन x के दीवार पर ही स्थित होगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि x के जब दीवार पर है बैठा हुआ तो कुछ ना कुछ तो x का मान होगा ही होगा, लेकिन y का मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि ये हल्का सा अगर ऊपर यहाँ होता तो इधर से y भी कुछ ना कुछ होता, लेकिन ये नहीं है, ये पूरे x के दीवार पर है। तो x वाला तो x होगा लेकिन y वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। अब आपका प्रश्न ये उठेगा कि 0 x काहे नहीं होता है? तो ये गलत। अभी हम बोले हैं कि पहले x फिर y, तो पहले x और y ऑटोमेटिकली 0। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि y वाला तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, 2 4 6 8 कुछ भी होगा, लेकिन x वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा? 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो है y अक्ष का निर्देशांक 0y होता है। आप हमको लगता है बहुत सारी बात को जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जाननी अभी बाकी हैं। तो हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे आपसे और कुछ महत्वपूर्ण काम है हम उसको करके आते हैं। चलिए,
तो हम लोग आगे जानते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि हम लोग अभी चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। और चिन्ह परिपाटी के अलावा अभी आपने देखा कुछ बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु पर स्थित या मूल बिंदु का निर्देशांक। इन सभी को जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये है आपका फिर से निर्देशांक अक्ष या कार्तीय तल। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। इस तरीके से -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब हम इसको क्यों बता रहे हैं तो सुनिए। मान लीजिए कोई एक बिंदु जो है यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है P, कोई बिंदु है। ठीक है, तो जब कोई बिंदु P यहाँ स्थित है तो उसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो उसका निर्देशांक है, देखो, x में भी 1 पर, y में भी 1 पर। तो इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1 और 1। अगला बिंदु जो स्थित है वो स्थित है यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, या थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। तो ये इधर से देखिए, y में जो है 2 पर है और x में जो है 3 पर है। तो x में है 3 पर, y में है 2 पर। दो बिंदु है, इसका नाम है Q। और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक रेखा खींच दीजिए, है ना। दोनों बिंदु के बीच हम क्या किए, रेखा खींच दी। तो आपसे पूछेगा कि यदि ये बिंदु x में 1 सेंटीमीटर, y में 1 सेंटीमीटर पर हो और ये बिंदु x में 3 सेंटीमीटर, y में 2 सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसी को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं दूरी सूत्र का। और वो जो है दूरी सूत्र क्या होता है तो सुनिए। दूरी सूत्र बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। पहला आप समझ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में आने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अब हम समझेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट है। सुनिए, मान लीजिए कि पहले से ही बोल दिया कि कोई अन्य बिंदु R है, कोई अन्य बिंदु R है जो इन दोनों के पक्का बीचों बीच स्थित है, यानी मध्य में स्थित है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र का सहारा लेंगे। और मध्य बिंदु सूत्र कहता है कि xy बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये बिंदु x में 2 पर है और y में 1.5 पर है, नहीं लग रहा है। हम निकाल के भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, अब x1 y1 x2 y2 कौन है, तो इसको कहेंगे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला पे बैठाइए, x1 प्लस x2, तो x1 हो गया 1 और x2 हो गया 3 बटा में हो गया 2, y1 हो गया 1 और y2 हो गया 2 बटा में 2। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 बटा में 2 और ये हो जाएगा 3 बटा में 2। तो 2 दूनी के हो गया 4। तो इसका जो निर्देशांक जो आया वो निकल के आया 2 और 3 बटा में 2 यानी कि 1.5। तो ये हो गया x और ये हो गया y और इसका वैल्यू आ गया x का 2 और y का 3 बटा में 2 यानी कि 1.5। तो आपको नहीं लग रहा है कि बिंदु R जो है इधर में 2 पर है और इधर में 1.5 पर है। तो ये हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक। ये किसके लिए हो गया, मूल बिंदु के लिए।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न दे दिया गया कि एक बिंदु, सुनिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया कि एक बिंदु P पर स्थित है तथा एक बिंदु Q पर स्थित है और एक अन्य बिंदु है R, जो उसको 3:2 के अनुपात में काटता है। इसको 3:2 के अनुपात में इसको क्या करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है। या इसे भी करिए कि वह बिंदु R PQ पर ऐसे स्थित है जैसे PQ को 3:2 के अनुपात में बांट देता है। तो आप बताइए कि वो बिंदु R आखिर कहाँ स्थित होगा। तो अगर हमको पता होगा कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है, जैसे कि हमको लग रहा है कि 2 होगा। अब इसका देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो इधर से कहीं ना कहीं 7 पर है, मान लीजिए 6 पर है, तो यहाँ हो गया X में 6 पर, और Y में भी देख लेते हैं कि इधर भी 6वें पर है। तो कहीं ना कहीं हमसे पूछा है R का निर्देशांक कि R कितना पर स्थित होगा। हालांकि अभी हम दिख रहा है हमको, हम बता सकते हैं, लेकिन अभी अपने मन से नहीं बताना है, सूत्र से बताना है। तो किसी भी अगर रेखा को विभाजित किया जा रहा है, किसी भी रेखा को यदि विभाजित किया जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि विभाजन सूत्र, क्या लाएंगे, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र कहता है कि अगर कोई बिंदु किसी रेखा को विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक xy बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये होता है इसका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। ये हो गया। तो ये क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि इस बिंदु का पता लगाने के लिए कि ये बिंदु x में कहाँ है और y में कहाँ है, और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आखिर ये m और n क्या है, तो ये m और n अनुपात है। प्रश्न स्वयं देगा, प्रश्न इस बात को स्वयं बोलेगा कि इतने अनुपात में बांटता है, इतने अनुपात में बांटता है। तो हम देखिए बता देते हैं, हम क्या करते हैं कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और हम निकाल के बता देते हैं r का निर्देशांक x और y, क्योंकि निर्देशांक मेरे पास है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, सुनिएगा, चूँकि बिंदु r का निर्देशांक क्या होगा, तो x y बराबर विभाजन सूत्र, x y बराबर विभाजन सूत्र। अब हम मान बैठाएंगे, तो m का मान है 3, तो यहाँ बैठा दिए 3, x1 का मान है 2, तो बैठा दिए 2, mx2 प्लस nx1, n का मान है 2 और x1 का मान है, एक मिनट x2 का मान हम गलत रख दिए, x2 का मान 6 है सूत्र के हिसाब से, mx2 प्लस nx1, तो x1 का मान है 2 और बटा में कितना m प्लस n, तो 3 प्लस 2, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं my2, तो m का मान है 3, y2 का मान है 6 और बटा में प्लस ny1, तो n का मान है 2 और y1 का मान है 2 और बटा में 3 प्लस 2, और ये हो गया बंद। अब हम आते हैं आगे, देखिए एक बार में कैलकुलेशन करेंगे, 6 3 18, 2 दूना के 4, 18 और 4 22, तो ये आ गया 22 बटा में 5, 6 3 18, 2 दूनी के 4, 22 बटा में 5। तो ये वाला जो बिंदु है, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.4 के आसपास आएगा, इसको भी करेंगे तो 4.4 के आसपास आएगा, है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में लगभग एहू 4.4 पर एन से और एनहू से 4.4 पर ये स्थित होगा।
तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आपको बताते हैं तीसरा टाइप, निर्देशांक ज्यामिति की कहाँ से औकात है सवाल उठाने की। तो अब ये उठा सकता है कहाँ से, तो अब हमको सुनते रहिए आप बस। मान लीजिए कि तीन बिंदु स्थित हैं। पहला बिंदु स्थित है यहाँ, दूसरा बिंदु स्थित है मान लीजिए यहाँ, यहाँ पर स्थित है, और तीसरा बिंदु स्थित है मान लीजिए कि यहाँ कहीं, यहाँ। अरे जब तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक वृत्त बनता है। इन बिंदुओं की निर्देशांक क्या है? तो पहले वाले को मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। इसका निर्देशांक हो गया 1,1, यानी x में 1 पर, y में भी 1 पर। इसका निर्देशांक हो गया x में मान लीजिए 2 पर, y में 4 पर। x में 2 पर और y में 4 पर, मान लीजिए एग्जैक्ट हम नहीं हैं। इसका निर्देशांक जो है y में जो है मान लीजिए कि 5 पर, मान लीजिए यहाँ इसको 4 दे दीजिए और यहाँ पे 5 दे दीजिए। वो x में 5 पर और y में 4 पर, मान लीजिए यहाँ पे 4 पर दे दिए। तो आखिर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला, जिसके तहत हम किसी भी निर्देशांक या कार्तीय अक्ष पर बने हुए तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। निकाल कर हम बताते हैं। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन होगा। कौनों को चुन लीजिए। मान लीजिए हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी चुन सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 1/2 में 1/2 में 2, 1/2 का 1/2 में 2, x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 है 2 इंटू y2 माइनस y3। तो y2 कितना है? y2 है 4 और y3 कितना है? 1। तो 4 में से, अच्छा हम पहले लिख लेते हैं एक बार, 4 माइनस 1 प्लस x2 प्लस x2। x2 कितना है? तो x2 है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 है 1 और माइनस y1 है 4 प्लस x3 इंटू, तो x3 है 1 y1 माइनस y2, तो y1 है 4 और y2 भी है 4। ये हो गया। देखिए हम बैठा दिए जैसे जिसे मान था, 1/2 का 1/2 में 2, कैलकुलेशन एक बार में करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 1 है माइनस में, 4 में से 1 गया 3, 3 दूना क्या हो गया 6 प्लस 4 में से 1 गया माइनस 3, कहा कि माइनस में है 4, और माइनस 3 पाँचे माइनस में 15, तो इसको कर देंगे माइनस में 15। इसको जब करिएगा तो ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। बराबर हो गया 1/2 गुना 15 में से गया 6, तो माइनस में 9, तो बराबर में हो गया माइनस 9/2। अगर ये माइनस में आता भी है तो हम इसे माइनस में नहीं मानेंगे। अब पूछिए क्यों? क्योंकि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। माइनस में अगर आंसर आ भी गया तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है जी, अमान्य है, यानी उसको जो है 9/2 वर्ग इकाई लिख देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा देर में आपसे मिलते हैं, अजान हो रहा है। चल रहा है, शायद इसका चार्ज ख़त्म हो गया क्या, इसको चालू कर दें क्या?
चलिए हम इसको चालू कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किस किस टाइप का सवाल पूछता है आपसे। इसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि -2, 3 किस अक्ष पर है, या कह देगा कि बताइए x अक्ष का निर्देशांक क्या है, या कह देगा कि यदि कोई बिंदु x अक्ष से इतनी दूरी पर है तो x का मान बताइए। बहुत सारी बात है, इस तरीके से सवाल दे देगा, समझ गए। यहाँ से जो सवाल जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है समदूरस्थ। समदूरस्थ से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछता है। उसके बाद आप संरेखी वाला प्रश्न देख लीजिएगा। संरेखी किसको कहते हैं? 3 बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हों तब, यही होता है संरेखी। और कब स्थित होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मेरी बात को गौर से समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब मेरी बात को सुनिए। निर्देशांक ज्यामिति कहता है कि 3 बिंदुओं से बना हुआ क्षेत्र हमको जो है त्रिभुज कहना है। 3 बिंदु हो गए, इन तीनों से बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। 3 बिंदुओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या, मान लीजिए तीनों बिंदु अगर एक ही सीध में हो तो क्या आप इसे भी त्रिभुज कहेंगे? इसे भी त्रिभुज कहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से त्रिभुज है, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 0। तो इसलिए इसे हम संरेखी भी कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा? संरेखी हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बता देना है तीनों बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से। क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये जो है एक ही रेखा पर स्थित ऐसे बिंदु हैं जिनका क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए वह संरेखी हैं। अब समदूरस्थ वाला सवाल कैसे पूछता है? तो देखिए, आपसे पूछेगा कि कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2, 3 है और वह 2 अन्य बिंदुओं से Q और R से समदूरस्थ है। Q और R से समदूरस्थ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देगा -2, 3 और यहाँ पे दे देगा 6 - 3, इस तरीके से दे देगा और कहेगा कि बताइए, देखिए तो बताइए कि सत्य है कि नहीं है, या जैसे भी सवाल पूछ देगा समदूरस्थ से रिलेटेड। ये एक आध को यहाँ से गायब कर देगा, x अक्ष वाला कर देगा x और y में 3, ये x में कर देगा x और यहाँ कर देगा 0। तो x अक्ष से कर देगा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष से 2 बिंदु Q और R समदूरस्थ है तो x का मान बताइए कि x पर और कितने पर स्थित है। हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से, और प्रश्नावली 7.1 को हम लोग खोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ हमें महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला तो दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए मिलेगा, जो कि हम बनवाएंगे नहीं आपको, क्योंकि दूरी सूत्र बहुत ही आसान है, अभी आपने देखा, ठीक है। यह हो सकता है कुछ हम छोटे प्रश्नों को ले लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए, हालांकि प्रश्नों को हम हल नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम 2000 या बोर्ड परीक्षा 2026 से जो रिलेटेड जो प्रश्न हैं आपके पास, वो कौन कौन से हैं निर्देशांक ज्यामिति से। तो सबसे पहला, अगर एग्जामिनर उस दिन खाना पानी खा पी के बढ़िया से सूता होगा, बढ़िया उसको नींद आया होगा और एकदम खुश होगा, पत्नी वत्नी से भी खुश होगा, बाल बच्चा से भी खुश होगा, तो उस दिन 2 नंबर में एगो सवाल दे देगा दूरी सूत्र। 2 नंबर का एगो प्रश्न दे देगा दूरी सूत्र। दूरी निकालिए, माने उस दिन एकदम बढ़िया से खुश होगा। तब थोड़ा सा अगर कोई सा प्रॉब्लम हुआ होगा, टेंशन वेंशन में होगा, तो स्टूडेंट को फंसाने के लिए दे देगा समदूरस्थ वाला सवाल। समदूरस्थ वाला सवाल दे देगा, ये भी रहेगा 2 नंबर का एक ठो। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड ये सब संभावना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला एगो तो रहेगा, एगो तो पक्का रहेगा, 2 नंबर का एक ठो रहेगा। किस्मत अगर अच्छी रही तो विभाजन सूत्र से 5 नंबर का एक सवाल पूछ देगा, विभाजन सूत्र से। अब पॉसिबिलिटी ये है, इसका तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, इन दोनों में से
70% चांस इसका है और 30% चांस इसका है, ठीक है। और इसका जो है चांस 50-50 है। ये जान लीजिए आप, यही है आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न की संभावना। रीज़न ये है, ऐसे बोलने का वजह ये है क्योंकि प्रत्येक साल जो है आप देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से 2 नंबर वाले प्रश्नों को, 5 नंबर वाले प्रश्नों को तो बहुत कम, लेकिन 2 नंबर वाले प्रश्नों को बहुत ज़्यादा उठाया है। और 2 नंबर में भी कैसे प्रश्न, समदूरस्थ वाले या त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूरी सूत्र वाले रिलेटेड सवाल बहुत ही कम पूछे गए हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, ठीक है। दूरी सूत्र कौची है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हो गया कन्फर्म, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा स्टूडेंट को कैलकुलेशन में गड़बड़ा देता है, स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर देता है, जिसके कारण उसका जो है नंबर कट जाता है। समदूरस्थ वाला सवाल थोड़ा सा पेचीदा है और हम कोशिश करेंगे कि वही बताएं आपको। संरेखी वाला शायद पूछ भी सकता है, संरेखी वाले का चांस है। दूरी वाले को तो हम तो बोलेंगे हटा ही दीजिए, दूरी वाले से तो हमको लगता है नहीं पूछेगा, संरेखी वाले को यहाँ ऐड कर दीजिए। ये 3 टाइप का आपको प्रश्न आना चाहिए बनाने। चलिए, या इसे भी कह देगा कि 3 गो बिंदु है, त्रिभुज बना है, बताइए कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, कैसा त्रिभुज है। तो अगर उसका दूरी निकाल लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए देखिए ये त्रिभुज है ना जी, ये जो है त्रिभुज है ना, मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। इसका निर्देशांक मान लीजिए 2, 3 है, इसका निर्देशांक 4, 2 है, इसका निर्देशांक 5 - 2 है। ये त्रिभुज है, तो इसकी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी निकालेंगे PQ तो कुछ आएगा, यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी निकालेंगे PR तो यहाँ कुछ आएगा, इसकी दूरी निकालेंगे QR तो ये भी कुछ आएगा। तो जब तीनों दूरी जब समान आ जाएगा, जब समान आ जाएगा तो हम कहेंगे समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। अगर कोई 2 गो भुजा बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु है। अगर आप बात को समझ गए आप। प्रश्नावली 7.1 से डायरेक्ट हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 के पास, डायरेक्ट प्रश्न संख्या 7 के पास आते हैं और वहाँ से हम एक प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। हम इसको बजबता आपको एक ठो बढ़िया एक ठो चित्र बना के समझाएंगे, एकदम समझ गए, बहुत बढ़िया एक ठो चित्र बना के आपको समझाएंगे, मज़ा आएगा। देखिए ये है आपका निर्देशांक अक्ष, सुनिएगा, निर्देशांक अक्ष है। हमको नहीं पता कि वो बिंदु जो x अक्ष जिसको बोला जा रहा है वो इस साइड है कि इस साइड है, क्योंकि 2 अक्ष हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमको नहीं पता कि नेगेटिव की बात कर रहा है कि पॉजिटिव की, हम किधर भी ले लेंगे। तो कहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5। पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, अच्छा माइनस है, -2 12, चलिए कहीं भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष पर कोई बिंदु है, या मान लीजिए यहाँ x अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पर, जिसका नाम आप दे दीजिए P। कहा है बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से। तो 2 - 5 कहाँ पड़ेगा, देखिए 2 - 5, 2 पॉजिटिव है यानी x में है, x में है, और -5 नेगेटिव है यानी y में है। 2 - 5, 2 और -5, सुनिएगा 2 यहाँ से इधर को आ जाएगा, ये -5 यहाँ आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक दे दीजिए 2 और -5, इसका नाम दे दीजिए Q, और इसको यहाँ से यहाँ इसे ला के मिला दीजिए। एक बिंदु, दूसरा बिंदु है -2 और 9। तो -2 तो आपको x में इधर मिलेगा, 9 कहीं इधर मिलेगा, तो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है। तो इसका निर्देशांक है -2 और 9, और ये जो है यहाँ से चलिए। तो अब बोला है कि ये दोनों बिंदु
एक्स अक्ष से समदूरस्थ हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु थोड़ी दिया है, नाम नहीं दिया है कि कौन है। एक्स अक्ष बोला है तो उसका निर्देशांक आपको कितना कहना पड़ेगा, एक्स जीरो, एक्स और जीरो। जब भैया एक्स अक्ष से समदूरस्थ है ये है, समदूरस्थ माने क्या, समान दूरी। जब समदूरस्थ है ये है तो ई दूरी बराबर ई दूरी। तो हम चूंकि कहेंगे, इसको आर दे दीजिए। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि एक्स अक्ष बिंदु P से दो बिंदु Q एवं R। बहुत सारे स्टूडेंट इसको शॉर्टकट में चित्रवा को ऐसे बना देता है ना, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। Q एवं R समदूरस्थ हैं। तो जब समदूरस्थ हैं तो हम कहेंगे कि भैया PQ की दूरी बराबर PR की दूरी, ठीक है। तो यहाँ PQ की दूरी और बराबर में कर देंगे QR की दूरी। तो PQ की दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 है 0, माइनस एक तो फॉर्मूला से माइनस वहाँ भी, तो 0 प्लस में 5 का होल स्क्वायर बराबर फिर से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस एक तो माइनस सूत्र से, एक तो माइनस यहाँ, तो प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। जल्दी से देखिएगा। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पे हम तोड़ देते, थोड़ा सा जगह लंबा चाहिए। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 5 25, ये हो गया। आगे देखिए अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ हो गया 9 9 81। कैलकुलेट करके जो भी मान आएगा हम उसको देख लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे 4 और 25 4 29, तो ये हो गया 29 और माइनस 2 दूना के 4x। इसको कैलकुलेट करने पे ये इतना आता है बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आता है, प्लस में ये है 81 और 4 85, 2 दूना के प्लस में कितना आ जाता है 4x। अब हम देखते हैं, मेरे पास यहाँ रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के बाद हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग। तो दोनों पक्षों में जब हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बाहर निकल जाता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो जाता है, कट जाता है। हम थोड़ा सा इधर इस मैथ को बनाएंगे ना, तो यहाँ बचता है माइनस में 4x प्लस ये वाला 4x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 4x, पहले से उधर 85 है और प्लस 29 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 29, तो ये हो जाएगा माइनस में 8x। एरो का निशान देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अभी बचेगा कितना हो, तो बराबर में बचेगा 15 में से 9 गया बचेगा 6 और 7 में से 2 गया बचेगा 5 और माइनस प्लस में, ठीक है। सुनिएगा, तो x बराबर, चूँकि x बराबर हो जाएगा 56 बटा में माइनस 8 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 8 7 56 और वो भी माइनस में, इसलिए x बराबर माइनस में 7, x बराबर माइनस में 7। तो अभी हम बोले थे कि वो जो बिंदु है x अक्ष पर कहाँ स्थित है, तो हम बोलेंगे -7 और 0 पर। समदूरस्थ का प्रश्न बहुत ही आसान होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये वाला कटे ना, अगर ये वाला ना कटे तो कभी कभी ये द्विघात बन जाता है और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा या तो गुणनखंड विधि से और या तो जो है फिर आपको बनाना पड़ेगा द्विघाती सूत्र बोला, हाँ द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो थोड़ा सा आप लोग बताइए, आप लोग का हो गया जी? हो गया है, तो 2 मिनट का समय दीजिए हमको।
चलिए, तो समदूरस्थ का आपने प्रश्न देख लिया कि समदूरस्थ का प्रश्न जो है किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और कैसे बनेगा। समदूरस्थ के लिए जनरली आपको करना क्या है, चुपचाप एक्स अक्ष बोले, वाई अक्ष बोले, कोई अक्ष से बोले, चुपचाप एक ठो ऐसा फिगर बना लीजिए छोटा सा इसे, जिस बिंदु से दूरी बोला है उस बिंदु से दूरी यहाँ पर लिख दीजिए और अन्य बिंदुओं को यहाँ और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। अब हम समझा देते हैं फिर से एक बार। करना क्या है, समदूरस्थ का मतलब ही होता है समान दूरी पर स्थित एक बिंदु से दो अन्य बिंदु, यही ना होता है। सामान्यता होता क्या है कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित दो अन्य बिंदु। अब कभी कभी होता क्या है आपके सामने, अब कभी कभी कह देगा कि एहू दूरी बताओ, ई भी दूरी बताओ, तो इस दूरी में बताने में क्या है जी, ये तो है दूरी सूत्र से बन ही जाएगा, सिंपल सा है। तो अब हम आते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्नों की ओर, इसको हम मिटाते हैं। हम निर्देशांक ज्यामिति में डायरेक्ट अभी जो हम प्रश्न बनाए हैं दूरी सूत्र से छोड़ के, समदूरस्थ वाला हम इसलिए बनाए हैं कि समदूरस्थ वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और समझना होगा, टच मत कीजिएगा, उधर नहीं आइएगा, यहाँ भी आ जाइएगा आप लोग तो नहीं आइएगा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ तक नहीं आता है। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 8 और 9 है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। सवाल बहुत ही आसान है। देखिए, दो बिंदु है, पहले से दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। ठीक है, तो जब दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदु में इसका भी दूरी कुछ x और y, इसका भी निर्देशांक कुछ x और y के रूप में होगा, इसका भी निर्देशांक कुछ x और y के रूप में होगा। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3, इसका दिया है 2 और -3, यानी कि इसका फुलफिल है x और y का निर्देशांक, लेकिन इसका फुलफिल नहीं है, इसका 10 और y दे दिया है। y में ये नहीं बताया कि ये कितना पर है, ये बिंदु जो है y में बताया ही नहीं कि Q जो बिंदु है y में कितना पर है। x में तो बता दिया लेकिन y में नहीं बताया। अब आगे सुनिए आप, तो आपको कहा है, इन दोनों के बीच की दूरी ऑलरेडी कह दिया है कि 10 मात्रक है, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। हम बोलेंगे कि दोनों के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक, यानी कि कह देंगे PQ की दूरी बराबर 10 मात्रक है ना। तो यानी कि अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। चुपचाप जो मान दिया है यहाँ रखेंगे। मान रखने के बाद अगर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा। उसके बाद अगर द्विघात समीकरण बनता है तो चुपचाप द्विघात समीकरण से हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देते हैं आपको, देख लीजिए। तो x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। तो x1 माइनस x2 हो गया, मतलब कि 2 माइनस में 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 मतलब -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से आप अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, बराबर में 10 2 में से 10 गया, 8 बचेगा, 8 हटा ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस है ना जी, प्लस तो दे ही दिए यहाँ बड़ा वाला। चलिए, a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस -2ab -2ab ये हो गया, और बराबर में कितना हो गया 10। तो अब देखिए ये हो गया 64 का 64 प्लस 3 तरीके हो गया 9 प्लस में हो गया y स्क्वायर माइनस हो गया प्लस 2 तिहाई हो गया 6y और बराबर में हो गया 10। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि बड़ा पावर वाले को इधर लिखिए, y स्क्वायर को, ये हो गया y स्क्वायर को इधर लिखेंगे और प्लस 6y को यहाँ लिखेंगे और 64 और इसको लिखेंगे 73 और बराबर में लिखेंगे 10।
अब हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। एक छोटा सा सलाह है, इंसान को ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा होशियारी इंसान को बर्बाद कर देता है। समझ गए? चुप रहो, आगे समझिए। तो अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। इधर से रूट हटेगा लेकिन इसके ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा, तो 10 दाम ये हो जाएगा 100। 73 को उधर उठा के फेंकना है, प्लस से उधर माइनस में, आपको द्विघात प्राप्त होगा। चलिए हम रूप में ढाल देते हैं, आप द्विघात बना लीजिएगा। देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6y का 6y हो जाएगा, प्लस में 73 का 73 हो जाएगा, लेकिन इधर 10 का पावर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73 माइनस में 100 बराबर में 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस में 6y का 6y, 73 7 80 20 100 यानी कि 27 हो गया, माइनस में 27 और बराबर में 0। अब आप इसको बनाइएगा गुणनखंड विधि द्वारा घरे, और हम संख्या बता देते हैं। संख्या हो जाएगा 9 और 3, 9 और 3, 9 होगा प्लस में, 3 होगा माइनस में। ठीक है, अब इसको तोड़ के बना लीजिएगा घरे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिटा दिए। जितने भी संभावित प्रश्न हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एडवांस और एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे हम आपको, चुपचाप बस वही देखते चलिए जो बता रहे हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है वही समदूरस्थ वाला प्रश्न है, चुपचाप उसको बना दीजिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, इसका दूरी बराबर उसका दूरी, दोनों करके बना दीजिएगा। रह गया बात एक्सरसाइज 7.2 का, तो 7.2 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा, सॉरी अनुपात वाला मिलेगा, अनुपात वाला। तो एक प्रश्न हम अनुपात वाला बना देते हैं, आप उसको जो है फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, दो बिंदु यहाँ पर स्थित हैं, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इसका नाम हम दे दिए P, इसका हम नाम दे दिए Q, और दोनों बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो पहले वाले का है -1 और 7 और दूसरे वाले का निर्देशांक है 4 और -3, और इसको कोई एक अन्य बिंदु विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में। अब वो बिंदु कहाँ स्थित है हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसी पर कहीं स्थित है, और उसका नाम हम अपने मन से कुछ भी दे देंगे। तो हम कहेंगे, पहले तो मान लेंगे, इसमें मानना जरूरी है, जब भी कुछ ना दिया हो तो उसको हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पहले कह देंगे, माना कि बिंदु R बिंदुओं PQ से बनी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो बांटती है, तो इसलिए R का निर्देशांक या बिंदु R का निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे, तो बिंदु R का निर्देशांक विभाजन सूत्र से सुनिएगा। तो बिंदु R का निर्देशांक मतलब XY, आपको क्या निकालना है, XY बराबर में क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस में n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बार बार XY नहीं लिखना है, चुपचाप इसको रखिए। m का मतलब अनुपात, m और n का मतलब हो गया अनुपात। ठीक है, m और n का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, m और n का मतलब होता है अनुपात। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रख लेना है। देखिए m का मतलब है वहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे। x2 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो आप मान रखते चले जाइए। x2 का मतलब हो गया 4 और प्लस में n x1, n का मान हो गया 3 और x1 का वैल्यू हो गया माइनस में 1, और यहाँ पे 2 प्लस में हो गया 3, कॉमा my2, m का मान हो गया 2, y2 का वैल्यू है माइनस में 3 और प्लस ny1, n का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 7। और इस प्रकार से 2 प्लस में यहाँ भी कर देंगे 3, m प्लस में n। आगे हम लोग देखेंगे, एक बार में हम ये सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। 4 दूना के 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया बचा 5, और बटा में 3 2 कितना हो गया 5। ठीक है, 2 3 6 माइनस में 6, 7 3 21, 21 में से 6 गया बचेगा 15 और 15 बटा में 5। तो ये देखिए 5 एकम कट गया 5 और 5 3 कट गया
15, तो इसलिए r का निर्देशांक x y बराबर 1 और 3। इस प्रकार से आपका एक आंसर आ गया। अगर ये 5 नंबर में दे देता है तो इससे आसान प्रश्न कोई नहीं है। आप सामने देख लीजिए इस प्रकार से, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। यहाँ से जो है प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रश्न देगा, मान लीजिए 2 नंबर में दे दिया तो नहीं बनाइएगा, उसको बनाना है। उसी प्रकार से अब एक समत्रिभाजित समद्विभाजित इसको हम बता देते हैं और आपको अनुपात कैसे पकड़ना है वो भी हम बता देते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम हटा दें थोड़ा सा। अगला जो हम प्रश्न देखते हैं, सुनिए, देखिए अगला जो प्रश्न बोला है, बिंदुओं 4 - 1 - 3 - 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहली बात कि यहाँ पे 2 बिंदु से बना एक रेखाखंड है, 2 बिंदुओं से बना एक रेखाखंड है जिसका नाम हम दे देते हैं P और Q। इनका भी निर्देशांक है कुछ ना कुछ, 4 है -1 है, 4 है और -1 है, -2 है और -3 है। तो ये जो रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित तो इसको समान 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तब जाके 1 2 3 समान भागों में बट रहा है। तो आप इसका नाम दे दीजिए R और इसका नाम दे दीजिए S। तो कह दीजिए कि रेखाखंड PQ पर 2 अन्य बिंदु R और S स्थित है, इसलिए रेखाखंड PQ को यह समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसका अनुपात नहीं दिया है, लेकिन आपको अनुपात अपने से पता कर लेना है। देखिए R के आप इधर देखिए, इस साइड कै गो भाग है, 1 भाग है, समत्रिभाजित है तो 1 हिस्सा 19 है और 2 हिस्सा 19 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। अब इसके पास जब आएंगे तो इधर है 2 हिस्सा और इधर है 1 हिस्सा, तो हो जाएगा 2:1। चुपचाप PQ लीजिए और बिंदु R का पहले निर्देशांक निकालिए, फिर से PQ लीजिए और बिंदु S का निर्देशांक निकालिए। इसी प्रकार से समद्विभाजित समत्रिभाजित जितना भाग में बोलेगा आपको बनाते चले जाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता ही चुके हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 के बारे में। उस फॉर्मूला को अच्छे से जो है बेहतरीन तरीके से आप याद कर लेंगे और वहाँ से प्रश्न लड़ने वाला है। कोई भी 3 बिंदु संरेखी कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कोई भी 3 बिंदु संरेखी तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 क्यों होगा पहले हम बता चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डीप अगर समझना है तो एक प्रश्न को लीजिए और अच्छे से एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को लीजिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए और निकालने के बाद आंसर पाइए, समझ में आ जाएगा। मेन फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति का, हर एक पक्ष हर एक फार्मूला देख लीजिएगा। x अक्ष y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक देख लीजिएगा। इस प्रकार से 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न एकदम पक्का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला 100% देगा, समदूरस्थ वाला इस बार सवाल देने की संभावना है। दूरी सूत्र से रिलेटेड देगा लेकिन त्रिभुज में कन्वर्ट करके देगा, कहेगा कि एक त्रिभुज है बताइए कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, इसके बारे में दे सकता है। इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो पकड़ा जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि त्रिकोणमिति हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न हल करवाया जा चुका है। अब हम आपको बनवाएंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बनवाने के बाद क्षेत्रमिति में इन करेंगे और वहाँ से कुछ बताएंगे, लेकिन कल हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे अपने क्लास में, ठीक है। ऑलरेडी हम एक बार आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी बताया जाएगा। तो सभी जितने भी लोग हैं वो सभी जुड़े रहें और आगे इसी प्रयास को 40 दिनों तक और चलाइए। 40 दिनों में आपका तय होना है कि आपको कितना आ रहा था, आप कितना लिख के आए हैं। तो कभी भी संभावनाएं, अगर आप किसी चीज़ की संभावना करते हैं तभी वो आपके हक में फैसला होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप संभावना कर ही नहीं रहे हैं कि हमको वहाँ जाने के बाद भोजन मिलेगा, तो आप उस जगह पे जाना भी नहीं चाहेंगे। तो लोग पहले संभावना करते हैं, तो आप संभावना कीजिए कि ये हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार से आप तैयारी करके जाइए। नहीं तो पूरा पढ़ के जाइएगा और हो सकता है कि वही नहीं पढ़ के गए जो आने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 40 दिन बचा है, पूरा एकदम और छोर लगा दीजिए। जहाँ तक पढ़ सकते हैं आप, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं, तब जाके आपका जो है क्रियाकर्म पूरा होगा, ठीक है। चलिए।